हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी CHSL का 9 मार्च का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 9 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी CHSL एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मानसरोवर पुस्तक, इसके लेखक कौन है। तो देखिए, मानसरोवर पुस्तक की बात कर ले, जो कि एक आपका कथा संग्रह था और इस पुस्तक को जो है प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो प्रेमचंद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पल्लवों की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए, पल्लव राजवंश की जो राजधानी थी ना, ये आपका कांचीपुरम में था। और कांचीपुरम ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो कांचीपुरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कांचीपुरम है ना, ये आपका रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जो है ये आपका जाना जाता है। इसके अलावा बात कर ले पल्लव वंश के बारे में, तो देखिए पल्लव वंश का जो स्थापना यानी जो संस्थापक रहा था, ये आपका सिंह विष्णु रहा था। और पल्लव वंश की जो अवधि है ना, ये आपका 275 ईसा पूर्व से लेकर 897 ईसा पूर्व तक जो है ये पल्लव वंश की अवधि रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है ना, ये पाटलिपुत्र में था। और पाटलिपुत्र जो है अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जो है ये आपका जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ना, ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ना, ये आपका बृहदत्त था। और मौर्य साम्राज्य का जो अवधि रहा था, ये आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक जो है मौर्य साम्राज्य का अवधि जो है वो माना जाता था। और इसके बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है शुंग वंश की जो वह स्थापना की थी। इसके अलावा बात कर ले मगध साम्राज्य के बारे में, तो देखिए मगध साम्राज्य का जो पहली राजधानी था ना, वो आपका राजगीर था। और राजगीर जो था वो अपने शैलकृत गुफाओं, मंदिरों और किलों के निर्माण के लिए जो वो आपका जाना जाता था। और मगध साम्राज्य के संस्थापक की बात कर ले, तो देखिए मगध साम्राज्य का जो संस्थापक यानी जो स्थापना है ना, ये राजा बिंबिसार के द्वारा किया गया था। और 544 ईसा पूर्व से लेकर 413 ईसा पूर्व तक जो है राजगीर जो था ना, ये आपका मध्य साम्राज्य मगध साम्राज्य का जो है ये आपका राजधानी रहा था। इसके अलावा बात कर ले गांधार साम्राज्य के बारे में, तो देखिए गांधार साम्राज्य का जो राजधानी था ना, ये आपका तक्षशिला था। और ये जो आपका तक्षशिला था, ये आपका बौद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए जो है ये आपका जाना जाता था। और गांधार राज्य का जो स्थापना है, ये आपका राजकुमार गांधार के द्वारा जो वो किया गया था। और गांधार राज्य का जो समय काल यानी जो अवधि रहा था, ये आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 535 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासनकाल जो है वो आपका रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन से व्यक्ति जो है सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंडित रविशंकर दिया गया है। तो देखिए, हाल ही में पंडित रविशंकर का निधन हो गया था। और पंडित रविशंकर जो है ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अन्य कलाकार के बारे में, जो कि आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है, जैसे कि उमाशंकर मिश्र, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, ये सब जो आपके हैं ना, ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले, तो देखिए सरोद वाद्य यंत्र में प्रमुख कलाकारों के जो नाम है वो आपके अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से। इसके अलावा शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, इन सभी का जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। बिस्मिल्ला खान, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, इन सभी का जो संबंध है ये आपका शहनाई वादक से है। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजामणि, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका बांसुरी वाद्य यंत्र से है। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदई महराज, किशन महराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर सिंह, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका तबला वाद्य यंत्र से है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद सादिक अली खान, असद अली खान, इन सभी का जो संबंध है ये आपका रुद्र वीणा से है। एस बालाचंद्रन, कृष्ण भागवतवार, बदरुद्दीन डागर, इन सभी का जो संबंध है ना वो आपका वीणा वादक से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है किस अनुच्छेद के तहत वृत्त, यहाँ पर गलती से वृत्त लिखा गया, यहाँ पर रिट पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत जो है आपके रिट जारी करते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है वो आपके रिट जारी कर सकते हैं। तो उच्च न्यायालय का पूछा गया था, तो अनुच्छेद 226 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है ये कितने रिट जारी कर सकते हैं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय आपके जो है 5 रिट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 214 के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए अनुच्छेद 214 यह बताता है कि प्रत्येक राज्य में एक आपका जो है न्यायालय होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 214 में जो है आपका बताया गया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में हमारे भारत में जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की जो संख्या है वो कितनी है। ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आराम बाग का जो निर्माण है ना बाबर ने कहाँ पर करवाया था। तो देखिए आराम बाग जो है मूल रूप से 1528 में जो है मुगल सम्राट बाबर के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और देखिए ये जो आपका आराम बाग है ना ये भारत का सबसे पुराना जो है ये आपका मुगल गार्डन है जो कि आपका आगरा में स्थित है। तो आगरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बाबर से आपके आगे के शिफ्टों में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बाबर का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो देखिए बाबर के शासनकाल की बात कर ले तो इसका जो शासनकाल है ये 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक रहा था। और 1526 ईस्वी में जो है बाबर के द्वारा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ना वो आपका लड़ा गया था। बाबर ने कहाँ पर जो है सर्वप्रथम पादशाह की जो पदवी है ना वो धारण की थी। तो देखिए बाबर के द्वारा सबसे पहले जो पादशाह की जो पदवी है ना ये काबुल में जो है वो धारण किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बाबर ने पहली बार तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का जो प्रयोग है ना ये किस युद्ध में जो वो किए थे। तो देखिए बाबर के द्वारा पहली बार जो आपका तुलुगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का जो प्रयोग है ना ये पानीपत का प्रथम युद्ध में जो है ये आपका जो है वो अपनाया गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो ये आपका 1526 में लड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर फरगना की गद्दी पर जो है ये कब बैठा था। तो देखिए बाबर जो है फरगना की गद्दी पर अपनी पिता की मृत्यु के बाद 8 जून 1494 ईस्वी को जो है ये फरगना की गद्दी पर बैठा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बाबर जब फरगना की गद्दी पर बैठा था उस समय बाबर की जो उम्र थी वो क्या थी। तो देखिए बाबर का जो उस समय उम्र था ना वो आपका 12 साल की उम्र में जो है ये फरगना की गद्दी पर बैठा था। बाबर का जो पूरा नाम पूछा जाता है तो देखिए बाबर का जो पूरा नाम है ना ये आपका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर है। और बाबर के पिता का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए बाबर के पिता का जो नाम था वो आपका उमर शेख मिर्जा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा जो है वो किए हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने जो है संन्यास का जो ऐलान किया था। तो रोजर फेडरर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए रोजर फेडरर जो है पुरुष सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले मामले में जो है ये आपके तीसरे नंबर पर है। रोजर फेडरर ने जो है 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल का खिताब जो है वो जीता है। वहीं अगर बात कर ले सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम ये जो है किसने जीता है तो देखिए स्पेन के राफेल नडाल ने जो है सबसे ज़्यादा 22 ग्रैंड स्लैम जो वो जीते हैं। और आपके कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं तो आपके जो वो 4 प्रकार के जो वो आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से तो पहला आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, सेकंड आपका यूएस ओपन हो गया, थर्ड आपका फ्रेंच ओपन हो गया और फोर्थ आपका विंबलडन हो गया। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो देखिए ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना जिसका समय काल 1956 से लेकर 1961 तक रहा था। और इसका जो उद्देश्य रहा था वो आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है
तेजी से औद्योगिकरण पर था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास का जो लक्ष्य है ना वो आपका 4.50% रखा गया था, लेकिन जो आपका वास्तविक में हासिल किया गया था वो आपका 4.27% ही जो है आपका हासिल किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला जैसे स्टील प्लांटों का जो निर्माण है ना ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना का जो समय काल रहा था ना ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना वो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया करना था। और ये जो योजना था ना प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है आपका आधारित था। और इसका जो मुख्य आपका जो ध्यान दिया गया था वो देश में कृषि विकास पर जो वो सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो आपका पहली पंचवर्षीय योजना में जो वो आपका दिया गया था। और ये जो आपका योजना था ना वो आपका सफल रहा था, क्योंकि इस योजना में जो आपका वृद्धि दर हासिल किया गया था वो आपका 3.6% की जो वृद्धि दर है वो आपका हासिल किया गया था। इसके अलावा बात कर ले तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय काल है ना ये आपका 1961 से 66 के बीच रहा था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा था वो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। और ये जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना इस योजना को जो है गॉडगिल योजना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और इस योजना का जो मुख्य लक्ष्य रखा गया था ना वो अर्थव्यवस्था को गतिमान और आत्मनिर्भर बनाना था। और देखिए चीन से युद्ध के कारण यह जो योजना रहा था वो आपका फेल रहा था, क्योंकि इस योजना का जो वृद्धि दर का जो लक्ष्य है वो आपका 5.6% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो वृद्धि दर जो आपका हुआ था ना वो आपका 2.4% ही जो वो आपका रहा था। इसलिए ये योजना जो रहा था वो आपका फेल हो गया था। इसके अलावा अन्य पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन होकर जो है पंचवर्षीय योजना के बारे में और डिटेल के बारे में जो है वो जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो देखिए कृष्णा नदी, कावेरी, स्वर्णरेखा, ब्रह्मपुत्र, बैतरनी, महानदी, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मणी नदी, इन सभी नदियां जो है ना ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जहां पे ऑप्शन में आपका गोदावरी दिया गया था तो गोदावरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है राजस्थान से निकलती है, तो देखिए बनास और जो आपका लूनी नदी है ना ये आपका राजस्थान राज्य से निकलती है, लेकिन आपके ऑप्शन में जो बनास नदी दिया गया था तो बनास नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका बनास नदी है ना ये आपका कुंभलगढ़ के पास अरावली पर्वत श्रृंखला की खमनौर पहाड़ियाँ से जो है ये आपका निकलता है। और इस नदी को जो है वन की आशा के नाम से भी जो है आपका जाना जाता है, तो बनास नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व है ना ये किसके द्वारा किया गया था, तो देखिए अगर बात कर ले प्लासी के युद्ध के बारे में, तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में जो है भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर जो ये आपका लड़ा गया था ये युद्ध। और ये जो युद्ध है ना ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब की सेना के मध्य जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें आपका जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है ना यानी अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ये आपका रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और बंगाल जो आपके नवाब थे उनके जो नेतृत्व है ना ये आपका मीर जाफर कर रहे थे। और इस युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है सिराजुद्दौला को जो वो हरा दिया था, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी इस युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब की सेना को जो है वो हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण का जो फाइनल मैच है ना ये किसके बीच जो है आपका खेला गया था, तो देखिए 8वें संस्करण की अगर मैं बात करूँ तो देखिए प्रो कबड्डी लीग के 8वें संस्करण का जो फाइनल मैच है ये आपका पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली केसी के मध्य जो है वो आपका खेला गया था, जिसमें दबंग दिल्ली ने जो है फाइनल में पटना पायरेट्स को जो है 37-36 से जो है वो आपका दबंग दिल्ली जो है वो जीत जो है वो दर्ज कर लिया था।
तो पटना पायरेट्स और दबंग दिल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि 8वें सीजन का विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका दबंग दिल्ली केसी रहा था। बात कर रहे हैं 9वें सीजन के बारे में, तो देखिए 2022 का विवो प्रो कबड्डी लीग में जो आपका 9वां जो सीजन हुआ था ना, ये जो इसका जो फाइनल मैच है, ये आपका जयपुर पिंक पैंथर्स और पुनेरी पल्टन के मध्य जो है ये आपका फाइनल मैच खेला गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो 9वें संस्करण का जो विजेता टीम है ना, ये आपका जयपुर पिंक पैंथर्स रहा है। और जयपुर पिंक पैंथर्स ने जो है ये आपका दूसरा खिताब जो वो जीत लिया है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रो कबड्डी लीग का जो पहला संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था, तो ये आपका 2014 में जो है आयोजित किया गया था। और उस समय जो पहला विजेता भी जो बना था वो आपका जयपुर पिंक पैंथर्स बना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ एटम, यानी परमाणु का जो जनक है ना, ये किसे कहा जाता है। तो देखिए जॉन डाल्टन को जो है परमाणु यानी एटम और परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के पिता के रूप में जो है वो आपका जाना जाता है। तो जॉन डाल्टन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जो है ये आपका विक्रम साराभाई को जाना जाता है। रमन प्रभाव के रूप में जो है ये आपका सीवी रमन को जाना जाता है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जो है ये आपका होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। अगर ये पूछा गया था तो होमी जहांगीर भाभा आपका करेक्ट आंसर होगा। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि आईएसएल 2022 फुटबॉल फाइनल जो है ये किस टीम ने जीती है। तो देखिए 2021-22 के आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल की बात कर ले तो ये इसका जो चैंपियन है ना वो आपका हैदराबाद एफसी रहा है। हैदराबाद एफसी ने जो है केरला ब्लास्टर को जो है वो हरा दिया था। तो हैदराबाद एफसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आईएसएल का जो पहला संस्करण है ये जो है कब खेला गया था। तो देखिए आईएसएल का जो पहला संस्करण है ये आपका 2014 में जो है ये आपका खेला गया था। और 2014 में जो है एटलांटिको डी कोलकाता ने जो है केरला ब्लास्टर्स को जो है वो हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी प्रथम विजेता टीम कौन रहा था, तो ये आपका एटलेटिको डी कोलकाता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MS वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू करने का जो है शॉर्टकट कुंजी पूछा गया था। तो देखिए MS वर्ड 2010 में प्रिंट प्रीव्यू करने का जो शॉर्टकट की होता है ना वो आपका Ctrl+F2 होता है। तो Ctrl+F2 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात कर ले तो देखिए इसका जो कुल क्षेत्रफल है ना ये आपका 8,249 किलोमीटर स्क्वायर है। तो 8,249 किलोमीटर स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर वर्ग मील की बात कर ले तो 3,185 वर्ग मील है। और बात कर ले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कितने द्वीप हैं, तो आपके 572 द्वीप हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस राज्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बल्ब ड्रग पार्क का जो है आधारशिला रखा गया है। तो देखिए अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में ऊना में जो है बल्क ड्रग पार्क का जो है आधारशिला रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निदान जो पोर्टल है ना, यहाँ पर पोर्टल कर लीजिएगा, यानी निदान जो पोर्टल है ये किस संस्था के द्वारा जो है ये आपका शुरू किया गया है। तो देखिए निदान पोर्टल की बात कर ले तो इसमें जो आपका गिरफ्तार नशीले पदार्थों के अपराधियों को अपनी तरह का पहला डेटाबेस जो है ये आपका निदान जो वो चालू किया गया है। और इसे जो है NCB यानी नैरकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। तो NCB आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेजिबल मेमोरी, यानी इनमें से जो है किस मेमोरी को जो वो मिटाया नहीं जा सकता है। तो देखिए रोम एक ऐसा मेमोरी है जो कि आपका एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसे जो है मिटाया नहीं जा सकता है। और रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी, ये जो आपका रोम का फुल फॉर्म होता है। तो रोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सोने का उत्पादन करने में सबसे जो पहला राज्य है ये कौन सा आता है। तो देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो सोने का उत्पादन है ना ये आपका कर्नाटक राज्य में किया जाता है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में सोने के जो आपके 3 प्रमुख क्षेत्र हैं और वो 3 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये आपके कोलार स्वर्ण क्षेत्र,
कोलार हट्टी स्वर्ण क्षेत्र और रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र, इनमें से जो आपका कोलार स्वर्ण क्षेत्र और जो आपका कोलार हट्टी जो स्वर्ण क्षेत्र है ना, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। और ये जो आपका रामगिरी जो स्वर्ण क्षेत्र है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आया था कि 4 जो आपके सब्जेक्ट यानी विषय दिए गए थे और पूछा गया था कि इनमें से जो है कौन सा आपका जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं। जो भी अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप चारों सब्जेक्ट का जो है आप नाम जो वो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।